जय हिंद दोस्तों। मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के ज्योग्राफी। क्लास 8 का जो ज्योग्राफी है उसका जो बिहार बोर्ड में जो बुक है उसका नाम है हमारी दुनिया। आज हम लोग हमारी दुनिया का टोटल 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन ए में पंचायत भवन, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी भूमि, ऑप्शन डी हवाई जहाज। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं हम लोग ये जान लेते हैं। तो वैसा संसाधन जिसे मानव ने नहीं बनाया, वो प्रकृति के द्वारा मानव को दिया गया, वो प्राकृतिक संसाधन है। तो भूमि क्या मानव ने बनाया है? नहीं ना। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। पंचायत भवन को मानव ने बनाया, विद्यालय स्कूल को हम लोग बनाया, हवाई जहाज को भी क्या बनाया? मानव ने ही बनाया। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? भूमि एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा है, इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन है अर्थात जिसे प्राकृतिक ने नहीं दिया है, मानव ने बनाया है। तो सूर्य को मानव ने नहीं बनाया, ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन। मिट्टी भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन। जल भी, यह भी एक प्राकृतिक संसाधन है। हवाई जहाज, इसे मानव ने बनाया। तो आपका आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा? हवाई जहाज क्या है? वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, केरल में पाए जाने वाले थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ऑप्शन ए निजी, ऑप्शन बी नवीकरणीय, ऑप्शन सी संभाव्य, ऑप्शन डी जैव संसाधन। तो निजी संसाधन वैसा संसाधन जो किसी निजी व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जैसे भूमि, मकान, किसी के अपना अधिकार क्षेत्र में होता है। नवीकरणीय, जिसका उपयोग हम लोग बार बार करते हैं, वो नवीकरणीय कहलाएगा। जैसे क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश, हवा, ये नवीकरणीय है। संभाव्य संसाधन, वैसा संसाधन जिसके उपयोग में लाए जाने के लिए संभावना है, लेकिन अभी वो जिसका उपयोग नहीं हुआ, संभावना है उपयोग में लाए जाने की, तो संभाव्य संसाधन। जैव संसाधन, सभी सजीव पदार्थ को, जीव जंतु को हम लोग जैव संसाधन बोलते हैं। तो केरल में जो पाया जाने वाला थोरियम है वह संभाव्य संसाधन क्या है? संभाव्य संसाधन, इसकी वहाँ मिलने की संभावना है। तो आपका आंसर नंबर क्या है? आंसर नंबर सी, संभाव्य संसाधन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न चौथा है, संसाधन निर्माण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए तकनीक, ऑप्शन बी आवश्यकता, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो किसी भी संसाधन के निर्माण के लिए हमें तकनीक, आवश्यकता एवं ज्ञान तीनों की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। मान लीजिए हमको खाना है, यदि खाना हमें आवश्यक नहीं होता जीने के लिए तो हम लोग खाना बनाते ही नहीं। तो इसी प्रकार किसी भी संसाधन के लिए ज्ञान, तकनीक, आवश्यकता, ये सभी उपयुक्त सभी उसको आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न पाँचवा है, संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करता है। कौन संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर, ये बी पे आता रहता है। तो आंसर नंबर क्या है? सीधा आंसर हो जाएगा मानव। मानव क्या है? संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए काम करता, आधार का काम करता। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाए जाने वाला तांबा ... संसाधन के उदाहरण है। तो आपका आंसर हो जाएगा वास्तविक संसाधन। राजस्थान में जो तांबा मिल रहा है, जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, वह है वास्तविक संसाधन का उदाहरण। तो हम लोग क्वेश्चन आ जाएगा, सर वास्तविक संसाधन क्या है? तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग मानव अभी कर रहा है, तो वास्तविक संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, लोहा, तांबा, ये सब क्या है? वास्तविक संसाधन है। अगला सातवां प्रश्न है, ... एवं
शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। तो किसी भी संसाधन को बनाने के लिए दिमागी एवं शारीरिक क्षमता आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भूभाग या पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो आंसर है 29% भूभाग पे या 29% भाग पर क्या है? स्थल है। ये मान लीजिए हमारी क्या है? ये पृथ्वी है, तो इसके 29% भूभाग पे स्थल है, बाकी सभी 71% पे क्या है? जल है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है? तो विश्व में जो अधिकतर जनसंख्या मिलती है वो मैदानी क्षेत्रों में सघन जनसंख्या मिलती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में किसी भी संसाधन या किसी भी चीज़ की पूर्ति आसानी से हो जाता है, इसलिए लोग ज़्यादातर मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, भारत में भूमि उपयोग या भारत में भू उपयोग संबंधित आंकड़े कौन रखता है? तो भारत में भूमि या भूमि उपयोग संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं वे भू राजस्व विभाग रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है, भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो भूमि उपयोग के प्रमुख 5 वर्ग हैं। भूमि उपयोग के टोटल जो 5 वर्ग हैं। अगला प्रश्न है, मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? तो मृदा में टोटल 4 स्तर पाए जाते हैं, स्तर अ, स्तर ब, स्तर स और स्तर द। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। समुच्चय रेखीय खेती किसका उपाय है? तो समुच्चय रेखीय खेती है वह मृदा अपरदन को रोकने का एक उपाय है। तो सर ये मृदा अपरदन क्या है? तो हवा, जल एवं वायु के माध्यम से मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना वह मृदा अपरदन कहलाता है। और समुच्चय जो खेती है वह मृदा अपरदन को रोकने का एक क्या है? उपाय है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है? रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन है। और जल का जो फॉर्मूला होता है H2O। तो रासायनिक दृष्टि से जल है वो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का क्या है? संयोजन है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को ... कहा जाता है? तो मृदा में जो जीवों का सड़े गले अवशेष है उसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दक्कन क्षेत्र में ... मृदा पाई जाती है। तो दक्कन क्षेत्र की जो मृदा है वह लाल मृदा है। लाल मृदा में लोहे का अंश पाया जाता है जिसकी वजह से वो लाल होता है। और लाल मृदा जब जल से संयोजन या विक्रिया कर लेता है तो वह पीला हो जाता है। अगला प्रश्न है 16, लैटेराइट मृदा का निर्माण ... प्रक्रिया से होता है। तो लैटेराइट मृदा का जो निर्माण होता है वह निक्षालन प्रक्रिया से होता है। और लैटेराइट मृदा जो शब्द है वो लैटिन भाषा के लैटर शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है ईंट। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि एक ... संसाधन है। तो भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि भूमि को मानव ने नहीं बनाया है। चलिए अगला है, महासागरों में जल का कितना प्रतिशत भाग है? या महासागरों में जल का कितना प्रतिशत भाग पर जाता है? यहाँ गलत हो गया है। महासागरों में जल का कितना प्रतिशत भूभाग पाया जाता है? महासागरों में जल कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो महासागरों में जल पाया जाता है वो टोटल 97% पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संसाधनों के कितने मूल्य होते हैं? तो संसाधन के जो टोटल मूल्य होते हैं वो 4 होते हैं। संसाधन के कितने मूल्य हैं? वो 4 मूल्य हैं। आर्थिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, कानूनी मूल्य और नैतिक मूल्य।
जैसे इसको लकड़ी जो होता है, जंगल की लकड़ी का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन जब उस लकड़ी को हम लोग टेबल कुर्सी बेंच बना देते हैं तो क्या हो जाता है, उसका मूल्य कीमत बढ़ जाता है। लकड़ी का कोई सुंदरता नहीं था, लेकिन जब उसको टेबल कुर्सी बेंच बना दी तो उसमें क्या आ गया, सौंदर्यात्मक हो जाता है। कानूनी मूल्य, जो भी संसाधन है उसका संरक्षण करना कानूनी मूल्य है। नैतिक मूल्य, उसका देख रेख करना क्या, वो भी नैतिक मूल्य है। अगला प्रश्न 20वां, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन होते हैं वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक के द्वारा दिए गए सारे संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन, जैसे पेड़, जीव जंतु। मानव संसाधन, मानव के द्वारा बनाए गए सभी संसाधन क्या कहलाएगा, मानव संसाधन, जैसे टेबल कुर्सी बेंच मकान सड़क, ये मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। क्वेश्चन है मानव संसाधन क्या है, तो मानव जितने भी संसाधन है उसका उपयोग करता है, इसलिए उसे मानव निर्मित या मानव संसाधन कहा जाता है। अन्यथा मानव नहीं रहता तो ये सारे संसाधन पेट्रोल डीजल ये सब यूं के यूं ही रह जाता, जैसा है वैसे ही रह जाता। अगला प्रश्न है 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र कहलाता है। तो 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। 19.2 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न 22वां, सभी सजीव, यहाँ पर सजीव होता है, सभी सजीव जीव जंतु कौन सा संसाधन है? तो सभी सजीव जीव जंतु व जैव संसाधन, कौन सा संसाधन है, जैव संसाधन है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं? तो आंसर क्या होगा, आंसर 2। भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, प्राकृतिक कारक और दूसरा मानवीय कारक। चलिए अगला प्रश्न है, मृदा को कितने आधार पर बांटा गया? तो मृदा को 3 आधारों पर बांटा गया, उर्वरता के आधार पर, गठन एवं संरचना के आधार पर, रंग के आधार पे। उर्वरता के आधार पे उर्वरक और अरुर्वर, अर्थात जो जिसमें फसल ज़्यादा उगता है जिसमें नहीं उगता, जिसमें फसल उगता है उसे उर्वरक और जिसमें नहीं उगता उसे बंजर। गठन के आधार पे दोमट मृदा, जलोढ़ मृदा, ये गठन के आधार पे। रंग के आधार पे काली मृदा, लाल मृदा एवं पीली मृदा, तो ये रंग के आधार पे। तो अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ मृदा, जो नया जलोढ़ होता है उसे खादर कहा जाता है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं? तो पुराने जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर कहते हैं। पुराना जो जलोढ़ होता है उसे क्या बोलते हैं, बांगर मृदा। नवीन जलोढ़ को खादर मृदा और पुराने जलोढ़ को बांगर मृदा। अगला प्रश्न 26, काली मृदा का रंग काली क्यों होती है? काली जो मृदा होता है उसका रंग काली क्यों होता है? तो उसमें एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक पाया जाता है। एल्यूमिनियम एवं लोहे के यौगिक के कारण काली मृदा काली दिखाई देती है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है या दूसरा नाम है? तो रेगुल मृदा। काली मृदा का जो दूसरा नाम रेगुल मृदा और काली कपास मृदा भी है, क्योंकि काली मृदा में सबसे अधिक कपास की खेती किया जाता है। क्वेश्चन इसमें 28 नंबर दिया है, काली मृदा में किस फसल की खेती अधिक होता है? तो उसमें कपास की खेती क्या होता है, अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पानी पीने लायक है? तो पृथ्वी पे टोटल 1% पानी क्या है, पीने लायक है। 97% पानी महासागरों में है, 2% पानी बर्फ़ के रूप में है और 1% पानी पीने लायक है। क्वेश्चन आ जाए महासागरों में कितना प्रतिशत पानी है? तो 97%। क्वेश्चन आ जाए बर्फ़ के रूप में कितना प्रतिशत पानी है? 2% एवं
पीने लायक पानी जो टोटल है वो 1% है। अगला प्रश्न है 30 नंबर। पृथ्वी पर जल के अधिकता के कारण पृथ्वी को डॉट 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 कहते हैं। तो पृथ्वी पे जल अधिक पाया जाता है, इसलिए इसे जलीय ग्रह भी कहा जाता है। इसको साथ ही साथ पृथ्वी पे जल अधिक पाया जाता है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है और जलीय ग्रह भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल में प्रदूषित पदार्थों का मिल जाना क्या कहलाता है? तो जल प्रदूषण कहलाता है। और जल प्रदूषित होता है, उसके पीने से किडनी खराब हो जाता है, सर दर्द, पेट दर्द, डायरिया, ऐसे अनेक सारी बीमारियां शरीर के अंदर आ जाती है, जिससे मनुष्य को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जल में खराब पदार्थों या दूषित पदार्थ को मिल जाना जल प्रदूषण कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, बर्फ़ के रूप में कितना प्रतिशत पानी है? तो 2% पानी क्या है? बर्फ़ के रूप में है। 1% पीने लायक है और 97% जल महासागरों में है। अगला प्रश्न है, विश्व के कुल जल के कितना प्रतिशत जल भारत में उपलब्ध है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या है? 4%। 4% जो जल है, टोटल विश्व के 4% जल भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल अधिक होने के कारण पृथ्वी को डॉट 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 कहा जाता है। तो नीला ग्रह भी हम लोग पढ़े हैं। पृथ्वी पे जल अधिक होने के कारण उसको नीला ग्रह, जलीय ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव को कहा जाता है स्थलीय ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव को क्या कहा जाता है? तो उसको दक्षिणी ध्रुव को जलीय ध्रुव कहते हैं। तो हम लोग पहले ध्रुव समझ लेते हैं। मान लीजिए क्या हमारी ये धरती है, इसके बीचों बीच एक रेखा गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो इसके ऊपर वाले जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं हम लोग दक्षिणी ध्रुव। तो ज़्यादातर जो भी महादेश है या धरती का भाग है वो उत्तरी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव में ज़्यादा स्थल पाए जाने के कारण इसको बोला जाता है स्थलीय ध्रुव, और नीचे में ज़्यादा जल पाए जाने के कारण इसे बोला जाता है जलीय ध्रुव। तो क्वेश्चन आ जाए, उत्तरी ध्रुव को क्या बोलते हैं? स्थलीय ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव को क्या बोलते हैं? जलीय ध्रुव। तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव को कहा जाता है स्थलीय ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव को कहा जाता है जलीय ध्रुव। इससे आगे जो ऑब्जेक्टिव हो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम 2 से 3 वीडियो में क्लास 8 की जो हमारी दुनिया है उसमें के टोटल मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव को आप लोग दे देंगे निकाल के। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग को समझ में आ गया है। अगर यह वीडियो आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल JP स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।